तो फिल्म की शुरुआत ट्रेन की पटरी से होती है और फौरन बाद हमें 1968 का वक्त दिखाया जाता है जब पॉल ने आइरिस को सरप्राइज करने के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट बनाया था। आइरिस बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है और इस रेस्टोरेंट की कमर्शियल के लिए आइरिस और पॉल की इस टॉवर के साथ पिक्चर भी ली जाती है और फाइनली ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट का फ्लोर ग्लास का था, नीचे से सब नजर आ रहा था और रेस्टोरेंट के बिल्कुल सेंटर में एक लाइव किचन था। लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे और तभी आइरिस पॉल की पॉकेट में एक रोज फ्लावर लगाती है जिसपे लगे कांटे के चुभने से उसके हाथ से खून निकल आता है, जिसे देखकर उसे उल्टी आ जाती है। जो देखते हुए रेस्टोरेंट में आई सिंगर ये समझ गई कि आइरिस प्रेग्नेंट है और जब उसने आइरिस से पूछा तो आइरिस को खुद ये अभी उसी के मुंह से पता चल रहा था, लेकिन फिर भी आइरिस बहुत ज्यादा खुश थी। यहाँ पर वो उस सिंगर के बेटे को भी देखती है और पता नहीं क्यों उसे इस बच्चे से अट्रैक्शन फील हुई। खैर वो पॉल के पास चली गई और पॉल उसे ले आया टॉप व्यू टेरेस पर, जहाँ वो आइरिस को प्रपोज कर देता है। आइरिस एक्साइटेड होकर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे ये खुशखबरी भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात से पॉल भी बहुत ज्यादा खुश था। यहीं पर आइरिस नोटिस करती है इस सिंगर का वो बेटा यहाँ पे भी था और वो शरारती बच्चा अपना एक कॉइन ऊपर से नीचे फेंकता है, जिस कॉइन को हमें दिखाया जाता है कि वो जमीन पे गिरने के बजाय एसी आउटडोर के वैक्यूम प्रेशर से उसके अंदर चला गया। जबकि ये सब लोग पार्टी करने के लिए आ गए, जब ये सब लोग डांस कर रहे थे तब दिखाया गया कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लगा था। कॉइन भी अब फैन से निकलकर एसी डक्ट के अंदर घूमने लगा और रेस्टोरेंट के अंदर अचानक वो फ्लोर टूट गया। सभी लोग नीचे गिर गए। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए कांच का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था जिससे उसके हाथ पे जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो अपने आप को बचा फिर भी नहीं पाया और नीचे गिरकर मारा गया। जबकि आइरिस इस टाइम स्पॉट पे खड़ी थी, इसीलिए वो बच पाई। वो कॉइन जो एसी डक्ट के अंदर उड़ रहा था वो वहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह चला जाता है और गैस के पाइप से लगकर लीकेज कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर लाइव किचन रेस्टोरेंट में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो सिंगर भी मारी जाती है और आइरिस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुप जाती है। अपने आप को बचाने के लिए आइरिस लिफ्ट के पास आई, जो लिफ्ट पूरी तरह फुल हो चुकी थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे जा पाती, लिफ्ट के नीचे एक बंदा आकर क्रश हो जाता है। ऐसे लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट के अंदर के भी सभी लोग मारे जाते हैं। वो वापस ऊपर की तरफ गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जान बचा रहे थे। बस एक पियानो नहीं, इस पूरे हिस्से का बैलेंस बनाया हुआ था। वो कॉइन जो यहाँ डक्ट्स में घूम रहा था वो आकर इस पियानो के ऊपर गिरा, बैलेंस बिगड़ा और रेस्टोरेंट का ये हिस्सा भी नीचे गिर गया और इस तरह इसमें मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ पर आइरिस को उस सिंगर का एक बेटा भी दिखा जिससे उसने पकड़ लिया। वो उसे बचाकर सेफली लेकर जाना चाहती थी, लेकिन उसके नीचे की भी जमीन टूट गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने रिंग को दो सरियों के दरमियान में फंसा लिया, लेकिन फिर उसका हाथ छिल गया, रिंग उतर गई और इस तरह आइरिस और वो बच्चा भी नीचे गिरकर मारे गए। और यहाँ एक लड़की ने एकदम से चौंक कर चीख मारी और हमें पता चला कि ये सब जो हमने देखा था वो स्टिफनी नाम की एक लड़की के हेलुसिनेशंस थे। वो इस टाइम अपनी क्लास में बैठी हुई थी और उसके इस तरह चिल्लाने की वजह से उसकी क्लास खराब हो जाती है। उसके प्रोफेसर ने जब उससे इस बारे में पूछा तो स्टिफनी ने बताया कि मुझे ऐसे हेलुसिनेशंस और डरावने विजन्स आते रहते हैं। रात में भी वो यही डरावना ख्वाब देखकर चीख मारकर उठ गई और तब उसकी रूममेट ने उसे मशवरा दिया कि तुम्हें इस बारे में जाकर अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। वो अपने घर आई, अपने डैड से मिली, अपने अच्छे भाई से मिली जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और वो दोनों मिलकर अपने अंकल के घर गए जो उनकी मॉम के भाई थे। अपने कजिन्स के साथ इन दोनों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि आइरिस यहाँ पर अपने अंकल से अपनी ग्रैंड माँ आइरिस के बारे में पूछती है। यानी आइरिस जिसे हमने स्टिफनी के वीएंस में देखा था वो उसी की ग्रैंड मॉम थी। उसके अंकल अपनी मॉम का ही नाम सुनकर स्टिफनी पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ हमारे लिए मर चुकी हैं, वो पागल हो गई हैं, हमें छोड़कर वो एक आइलैंड पे जाकर रहने लगी थी, जिसके बाद से वो हमसे कभी मिलने नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी मॉम की भी दिमागी हालत खराब हो गई और वो भी हमें छोड़कर चली गई। उसके अंकल तो बातें सुनाकर उसे चले गए, लेकिन उसकी आंटी ने उसकी मदद की और उसे आइरिस के भेजे लेटर्स, उसका एड्रेस और आइरिस की कुछ चीजें दी। इन चीजों में वो पिक्चर भी थी जो पॉल और आइरिस ने उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने बनवाई थी। ये देखकर स्टिफनी बुरी तरह चौंक गई। ये पिक्चर, ये रेस्टोरेंट, ये सब उसके विजन में आया था।
अब स्टिफनी आयरिस से मिलने के लिए उस वीरान सुनसान आइलैंड पे चली गई, जहाँ पे एक घर तो था लेकिन इस घर की हालत काफी खराब थी। उसके सेंसर में स्टिफनी ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो आयरिस ने उसे घर के अंदर बुला लिया। आयरिस भी स्टिफनी को देखकर काफी एक्साइटेड थी और स्टिफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टिफनी बताती है कि हमारी मॉम तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर स्टिफनी अब मेन बात आयरिस को बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था, आप लोग मर रहे थे। मुझे ये डरावना ख्वाब, ये वियन हर रोज दिन रात आता है। यहाँ पर आयरिस उसे कहती है जो वियन तुम्हें आते हैं वो सभी वियंस मुझे भी आते थे और उन्हीं वियंस की वजह से मैं उस दिन होने वाले उस बड़े हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वो कॉइन ही ले लिया था जिसकी वजह से वो सारा हादसा हुआ था। और फिर रेस्टोरेंट का जो फ्लोर टूटा था वो भी मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने जाकर माइक में ऐलान कर दिया कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहाँ से चले गए और इस तरह काफी लोग मरने से बच गए। स्टिफनी हैरान होकर पूछती है आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरिस कहती है हाँ, उस दिन मैंने मौत को धोखा देते हुए सबकी जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मौत उन लोगों के साथ गेम खेलने लगी जो लोग उस हादसे में बचे थे। मौत उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी, न सिर्फ उन लोगों को बल्कि अगर उन लोगों के बच्चे भी होते थे मौत उनको भी मार रही थी। और अगर वहाँ पर मौजूद कुछ लोग मौत से बच निकले और जिनके बच्चे उस हादसे के बाद पैदा होने लगे, मौत उनको भी मारने लगी, क्योंकि अगर वो लोग इस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे भी आगे पैदा न होते। मौत एक के बाद एक जब वहाँ वाले हादसे के ही लोगों को मार रही थी तब मुझे इन चीजों का अंदाजा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर के मुंह में ले जाकर मारा और तब मुझे अंदाजा हो गया कि अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम, उसके भाई, उसके बच्चों को, यहाँ तक कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होगा। स्टिफनी पूछती है तो आखिर मुझे ये वियंस क्यों आ रहे हैं? तो आयरिस ने कहा क्योंकि अब मौत हमारे पीछे है। ये बात सुनकर स्टिफनी बुरी तरह डर गई। तब आयरिस ने उसे एक बुक दी जिसमें उस हादसे में बचने वाले लोगों की मौत बाद में कैसे हुई थी उन सब की स्टोरीज भी लिखी हुई थी और साथ ही वो तरीके भी लिखे हुए थे जिससे मौत को चकमा दिया जा सकता है। स्टिफनी को ये बातें बकवास लगी, उसने ये बुक नहीं ली और आयरिस ने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए दोबारा आऊंगी। ये कहकर वो बाहर चली गई। आयरिस जो सालों से इस कैबिन से बाहर नहीं निकली थी, उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर निकलकर स्टिफनी को वो किताब पकड़ा दी। उसने कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और उससे बचने के लिए तुम्हें इस बुक का इस्तेमाल करना होगा। स्टिफनी उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रही थी तो आयरिस ने कहा अभी मेरी मौत को देखना। यहाँ हमने देखा कि एक जगह से गैस लीक हुई, गैस के लीक होने से एक चीज डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दूसरी, और इसी तरह एक चैन बनते हुए आयरिस के मुंह में आकर पीछे से कोई चीज स्टैब हो गई और आयरिस की वहीं पर मौत हो गई। अब तो स्टिफनी को आयरिस की बातों पे यकीन आने लगा था। 2 दिन बाद आयरिस का फ्यूनरल था जिस पर स्टिफनी की मॉम भी आई थी। स्टिफनी को समझ आ रही थी कि अगर अब अगली मौत होगी तो स्टिफनी की मॉम की ही होगी। अपनी मॉम को बचाने के लिए वो आयरिस की दी हुई बुक पढ़ने लगी जिसमें आयरिस ने वो कॉइन भी छुपा कर रखा हुआ था जिसकी वजह से उसने उस दिन होने वाले हादसे को बचाया था। सारी बात समझते हुए अब स्टिफनी अपनी फैमिली को कॉल मिलाती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि स्टिफनी की पूरी फैमिली पार्टी कर रही थी। यहाँ पार्टी में दिखाया जाता है कि मौत का खेल शुरू हो चुका था। यहाँ पर एक गिलास टूटा और कांच का टुकड़ा जाकर बर्फ के टुकड़ों में गिर गया। यहीं से सब बर्फ ले रहे थे। ये बर्फ का टुकड़ा स्टिफनी के अंकल के ग्लास में चला गया और उन्होंने ग्लास जाकर साइड पे रख दिया। साथ ही यहाँ पर मौजूद बाकी सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बदलती रही, जैसे ये सब कुछ किसी प्लान के तहत हो रहा हो। स्टेफनी के अंकल के हाथ से वो गिलास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पाँव के अंदर स्टैब हो जाता है। दर्द की वजह से वो वहीं गिर पड़ते हैं। उनके गिरने से यहाँ जमीन में जो वाइब्रेशन पैदा होती है उससे एक औजार घास काटने वाली मशीन पर गिर जाता है। वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और एकदम से स्टेफनी के अंकल के मुंह के ऊपर चढ़कर उसका पूरा मुंह क्रैश करते हुए उसे मार देती है। इसकी इस भयानक मौत से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। स्टेफनी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब वो पूरी फैमिली को समझाती है कि किस तरह मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। उसने बताया कि आयरिस के उस दिन टॉवर को बचाने के बाद ही मौत ने उन सब लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया जो लोग उस टॉवर में बच गए थे। मौत ने उनको और उनकी फैमिली को बिल्कुल खत्म कर दिया
और अब बस एक उनकी फैमिली और एक और लड़के की फैमिली जिंदा थी। स्टेफनी उन्हें समझाती है कि देखिए पहले आयरिस मरी, फिर उनके सबसे बड़े बेटे, इस तरह अंकल के मरने के बाद बारी है उनके बेटे की, और यहाँ पर जब मेरी मॉम मरेंगी तो उसके बाद मैं मर जाऊंगी। स्टेफनी की बातें सबने बैठ के सुनी तो सही, लेकिन किसी को भी उसकी बात पे यकीन नहीं आया। यहाँ तक कि उसके अंकल के बच्चे यानी उसके कजन्स तो उससे नाराज भी हो गए कि वो उसके डैड की मौत का मजाक बना रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था जिसने स्टेफनी पे यकीन था, वो थी स्टेफनी की मॉम। लेकिन स्टेफनी अपनी मॉम के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ पर अब हमें अंकल के बड़े बेटे को अपनी पियर्सिंग शॉप में दिखाया गया। वो अपना काम खत्म करके अपनी शॉप बंद करता है और अपने डैड की याद में अपने हाथ पे डैड का टैटू बनाता है। इस टाइम उसने अपने भी नोज में एक पिन पहनी हुई थी। यहाँ पर उसके नोज की पियर्सिंग पर फोकस किया जाता है और एकदम से ऊपर एक फैन ऑन हो जाता है, जिसके साथ एक मैग्नेटिक चैन थी जो आकर उसके नोज की पियर्सिंग के साथ फंस जाती है। फैन के चलते ही वो चैन भी घूमी और वो लड़का भी घूमने लगा। नीचे बहुत सारा कैरोसिन था जिसमें उसी के लाइटर्स से आग लग गई। वो अपने आप को उस चैन से तो छुड़वा लेता है, लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि शॉप में भी आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जैसे ही स्टेफनी को ये बात मालूम होती है कि उसकी शॉप में आग लगी थी, तो सुबह होते ही वो उसकी शॉप में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो तो इनकी कार के सामने आकर इन्हें रोक देता है। हैरानकुन बात थी कि उसके बाजू के अलावा उसे कहीं चोट नहीं आई थी। वो लोग बेदहाने में बात कर रहे होते हैं कि यहीं पर तेज स्पीड ट्रक आकर उसे घुमा जाता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं करता। ये देखते हुए वो स्टेफनी से कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर स्टेफनी को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी। वो उसकी बातों पे ध्यान देने के बजाय यहाँ पर रोड की चीजों पे ध्यान दे रही थी कि क्या क्या चीज उसे नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ से कचरे की गाड़ी गुजरती है तो स्टेफनी उसे इससे दूर रहने को कहती है, लेकिन वो तो जाकर उसे प्यार कर देता है और सच में उसे कुछ होता भी नहीं। अभी लड़का स्टेफनी से कहता है, देखो मैंने कहा था ना तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। उस लड़के की दूसरी बहन भी अब वॉक के लिए निकल जाती है और तभी अचानक से उसका पाँव एक बॉल से टकराता है, जिसकी वजह से वो गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है और गाड़ी वाले इस ट्रैश को जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर डाल देते हैं।